नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, और उसी को ध्यान में रखते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता का नाम है, यानी राजस्थान के कौन से लोक देवता रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध थे। चार ऑप्शन है, राम सिंह जी, बाबा रामदेव, रामचंद्र या फिर कबीरदास। तो देखिए हमारे यहाँ पर लोक देवता हुए हैं जिनका नाम है बाबा रामदेव जी। क्या नाम है दोस्तों? बाबा रामदेव जी। अब देखिए बाबा रामदेव जी है, इनके बारे में पूछा है कि इनको क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है रामसा पीर। क्या कहा जाता है? रामसा पीर। और क्या कहा जाता है? पीरों के पीर, पीरों के पीर। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर ये किस श्रेणी के लोक देवता हैं? तो ये 5 पीर है, 5 पीरों में शामिल है दोस्तों, 5 पीरों में शामिल है। अब रामदेव जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो एग्जाम में सवाल में जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जैसे रामदेव जी थे, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उंडू कश्मीर के अंदर हुआ था। उंडू कश्मीर एक जगह है, एक गांव है जहाँ पर बाड़मेर में। इन्होंने समाधि कहाँ पर ली? तो समाधि इन्होंने रुणीचा के अंदर ली थी, और रुणीचा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। अब देखिए रामदेव जी का जो झंडा होता है वो झंडा होता है पचरंगा, और पचरंगा झंडा इनका क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है। इसके अलावा ध्यान रखिए दोस्तों कि रामदेव जी का जो घोड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। नीला घोड़ा या लीला घोड़ा कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, लीला घोड़ा कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा था, और कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? 24 वाणियां। इसके अलावा इनके बारे में क्या कहा जाता था? ये राजस्थान के लोक देवता जो क्या थे? कवि। राजस्थान के वे लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे। रामदेव जी का रात्रि में जो जागरण होता है उस जागरण को कहा जाता है जम्मा। क्या कहा जाता है दोस्तों? जम्मा। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़ पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? तो रामदेव जी ने पंथ चलाया, उसका नाम था कामड़। रामदेव जी की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी की स्मृति में ध्यान रखना दोस्तों एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। क्या नाम है? 13 ताली नृत्य। इसके अलावा सवाल यह पूछा जाता है कि रामदेव जी के किस जाति के लोग रिकिया कहलाते हैं? तो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के लोग हैं जो रात्रि में जागरण जो करते हैं उनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया। इसके अलावा ध्यान रखिए दोस्तों कि रामदेव जी ने किसका वध किया था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था भैरव। ये भैरव का क्या किया था? इन्होंने वध किया था। इसके अलावा और पूछा जाए इनके पिता और माता का नाम, तो पिता का नाम क्या था दोस्तों? अजमाल जी था। माता का नाम क्या था? मैना दे था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है कि राजस्थान में पीरों के पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। तो रामदेव जी से संबंधित कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कि रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। इनका जो झंडा है पचरंगा है जिसे नेजा कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। इनकी जो समाधि है रुणीचा जैसलमेर में है। इसके अलावा इनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में। इन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणियां। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो लोक देवता भी थे और कवि भी थे। इन्होंने एक भैरव नामक व्यक्ति का वध किया था। राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। माता का नाम मैना दे था और पिता का नाम अजमल दे था। ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा इनका जो रात्रि जागरण होता है जम्मा कहलाता है। इन्होंने एक पंथ चलाया था कामड़ पंथ, और कामड़ पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण करने वाले लोग होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं, और उन्हें कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है कि रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? तो रामदेव जी का मेला आयोजित होता है भाद्रपद के अंदर, शुक्ल पक्ष होता है, और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक इनका मेला आयोजित होता है। कब तक?
भाद्रपद शुक्ल 11 लगभग 9 या 10 दिन तक इनका बड़ा मेला आयोजित होता है। उस बड़े मेले को पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा इसे सद्भावना, क्या कहा जाता है? सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुष्ठ से पीड़ित होता है वो भी कहाँ जाता है तब ठीक हो जाता है, तो रामदेव जी के यहाँ आता है, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करता है, जैसलमेर जाता है जो रोनेचे के अंदर, तो क्या होता है उसका जो कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये है रामदेव जी के बारे में जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए सुंदा माता का मंदिर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको कि भाई सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा जालोर, तीसरा है जयपुर और चौथा है सीकर। पूछा किसका है दोस्तों? सुंदा माता का। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सुंदा माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? सुंदा माता का मंदिर है राजस्थान के जालोर जिले में। किस जिले में? जालोर जिले में। कई बार पूछा जाता है कि किस पहाड़ियों के ऊपर है, तो ध्यान रखना दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? जसवंतपुरा की पहाड़ी है जालोर में, वहां पर यह मंदिर है, जसवंतपुरा की पहाड़ी। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि सुंदा माता मंदिर है, वहां पर राजस्थान का पहला क्या लगाया गया था? रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे, और रोपवे को हिंदी में कहते हैं उड़न खटोला। उड़न खटोला का मतलब आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये बड़े से तार से बंधा होता है जिसके अंदर बैठ से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर जाया जाता है। तो राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर में लगाया गया है। इसके अलावा इस सुंदा माता मंदिर के आसपास राजस्थान का भालू अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? राजस्थान में जो भालू अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? इसी सुंदा माता मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वो किसमें आता है? भालू अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। तो सुंदा माता का मंदिर जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। राजस्थान में जो भालू अभ्यारण्य है वो सुंदा माता मंदिर के आसपास यानी जालोर में है। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर के अंदर लगाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। 4 ऑप्शन दिए आपको, अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या फिर आपको दिया है गोपाल। दोस्तों सवाल पूछा है राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए बागाजी है। कौन है दोस्तों? बागाजी। सवाल पूछा जाता है कि जो ये भवाई नाट्य है, यह भवाई नाट्य राजस्थान के किस जिले में ज़्यादा होता है? तो उदयपुर जिले में। सवाल कई बार यह पूछा जाता है कि ये कैसा नृत्य है? ये व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। देखिए भवाई नृत्य क्या होता है, आप लोगों ने कई बार कई प्रोग्रामों में देखे होंगे कि कुछ महिलाएं होती है जो कांच के ऊपर नाचती हैं, कुछ अपने सिर पर बहुत सारे कलश लेकर नाचती है। इसके अलावा कुछ किलों के ऊपर नाचते हैं, कांच के ऊपर, तलवार की धार के ऊपर नाचने की जो ये कला होती है वही कहलाती है भवाई। और भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है, यानी आपको ये नृत्य कहीं पर भी दिखवाना है या करवाना है तो आपको कलाकारों को पैसे देकर बुलाना पड़ेगा, फिर वो नृत्य करेंगे। इसके प्रवर्तक, इसके जन्मदाता माने जाते हैं बागाजी। और राजस्थान के अंदर जो भवाई नृत्य प्रसिद्ध है वो कहाँ का है? तो ध्यान रखना दोस्तों उदयपुर जिले का भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाले स्थल मोलेला किस जिले में है? दोस्तों सवाल पूछा है कि टेराकोटा से विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो मूर्तियां बनाने वाला गांव है जिसका नाम है मोलेला। और मोलेला कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सीकर है, चूरू है, इसके अलावा आपके पास एक और दिया है राजसमंद और बाड़मेर। तो देखिए दोस्तों मोलेला क्या है। देखिए मोलेला राजसमंद के अंदर स्थित एक गांव है, और राजसमंद के अंदर जो ये मोलेला गांव है यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? टेराकोटा यहाँ का प्रसिद्ध है। क्या है? टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मिट्टी से बनी मूर्तियां, यानी
जो कारीगरी होती है उसमें किसी दूसरे कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे मिट्टी हो गई, कागज़ की लुगदी होगी, इस तरह से प्रयोग करके खिलौने, मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है। देखिए मोलेला गांव के एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहनलाल कुमावत, मोहनलाल कुमावत। और एक बार सवाल पूछा गया था कि मोहनलाल कुमावत का संबंध किस कला से है, तो इनका जो है टेराकोटा कला से है। और इन मोहनलाल कुमावत को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मोलेला गांव राजसमंद के अंदर है। ये यहाँ टेराकोटा प्रसिद्ध है। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन या मिट्टी से बने हुए क्या, मूर्तियां और खिलौने इत्यादि। ध्यान रखना कि मोलेला गांव के एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहनलाल कुमावत, और मोहनलाल कुमावत है जिनको सिद्ध हस्त है ये किस कला में, वेरी गुड, टेराकोटा कला में। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? 4 ऑप्शन है, जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ या रामदेव जी। तो देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान में एक मंदिर है जीण माता का, और जीण माता का मंदिर है कहाँ पर है, सीकर के अंदर। कहाँ है दोस्तों, सीकर के अंदर। जीण माता कितने प्याले शराब की चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले। ध्यान रखना, जीण माता है, इन जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत है। कैसा गीत है, गीत है वो क्या है, सबसे लंबा गीत है। जीण माता को किसकी देवी कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। किसकी देवी, मधुमक्खियों की देवी। मैं पहले भी एक बार ये सवाल रिपीट कर चुका था कि मधुमक्खियों की देवी है ये। इसके अलावा कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने के लिए या जोत के लिए जो घी आता था प्राचीन काल में, वो कहाँ से आता था, वो आता था मुगल दरबार से। कहाँ से आता था, मुगल दरबार से। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो जीण माता है, इस जीण माता को मीणा जाति के लोग क्या मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। मीणा जाति के लोग क्या मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। तो सबसे लंबा गीत जीण माता का है। जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। जीण माता का मंदिर सीकर में है। मधुमक्खियों की देवी मुगल दरबार में, जो मुगल दरबार था वो जीण माता के मंदिर में क्या भेजता था, घी भेजता था दीपक जलाने के लिए। इसके अलावा मीणा जाति है, वो क्या करती है, जीण माता को अपनी कुल देवी मानती है। अगला सवाल है, देखिए, दामना कहाँ का आभूषण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। दामना कहाँ पर का आभूषण है, यानी कहाँ पर पहना जाता है? पहला ऑप्शन है अंगुली, दूसरा है हाथ, तीसरा है कान और चौथा है नाक। तो दोस्तों ये जो दामना होता है आपको पता है, दामना कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली के अंदर। कहाँ पर पहना जाता है, दामना अंगुली के अंदर। इसके अलावा जो अंगूठी होती है वो भी कहाँ पर पहनी जाती है, अंगुली में। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, एक आभूषण होता है जिसको कहते हैं बीटी। क्या कहते हैं, बीटी। और बीटी भी कहाँ पर पहनी जाती है, बीटी भी पहनी जाती है अंगुली में। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा मुंदड़ी या मुंदरी। तो मुंदड़ी भी कहाँ पर पहनी जाती है, वो भी पहनी जाती है अंगुली में। इसके अलावा एक होता है अरसी, एक होता है बिछिया। एक क्या होता है, अरसी, और एक होता है बिछिया। और ये अरसी और बिछिया ये भी कहाँ पर पहनी जाती है, अंगुलियों के अंदर पहना जाता है या पहनी जाती है। एक आता है हथपान। क्या आता है, हथपान। ये हथपान भी कहाँ पर पहनी जाती है, अंगुलियों में पहनी जाती है। ये विशेष रूप से किसके आभूषण माने जाते हैं, अंगुलियों के आभूषण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की किस शैली की है? यानी ढोला मारू चित्र शैली है वो, या फिर कह सकते हो कि जो ढोला मारू का चित्र है वो किस शैली का है? 4 ऑप्शन है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है और किशनगढ़ है। तो दोस्तों पूछा किसका है, ढोला मारू चित्र शैली। ये ढोला मारू चित्र शैली का पूछे तब तो आपको करना है, कहाँ क्या करना है, आपको पता होगा, ऑप्शन में दे रखा है जोधपुर। क्या दे रखा है, जोधपुर। ढोला मारू चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, या फिर अगर मारवाड़ आ जाए तो भी सही होगा। इसके अलावा अगर सवाल पूछ ले कि ढोला मारू के गीत कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ढोला मारू के गीत है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के और सिरोही के। जालोर और सिरोही के। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
की एक रचना है, उस रचना का नाम है ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी चौपाई, ये जो ढोला मारूरी चौपाई है ये किसने लिखी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ढोला मारूरी चौपाई ये लिखी थी कवि कल्लोल ने। किसने लिखी दोस्तों? कवि कल्लोल की ये रचना है ढोला मारू की चौपाई। तो ढोला मारू चित्र शैली तो है मारवाड़ की या जोधपुर की। ढोला मारू के गीत कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जालोर के। और ढोला मारूरी चौपाई नामक किसका ये जो रचना है ये किसकी है? कवि कल्लोल की है। अगला सवाल है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास में, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास या फिर गोपीनाथ। सवाल पूछा है दोस्तों वीर विनोद का, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वीर विनोद जो ग्रंथ किसने लिखा था? वीर विनोद। आप लोगों को पता होना चाहिए, वीर विनोद लिखा था श्यामल दास ने। किसने लिखा दोस्तों? श्यामल दास ने। सवाल पूछा जाता है कि श्यामल दास किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए बीकानेर के मेवाड़ के 2 शासकों के ये दरबार में रहते थे। किस किस के दरबार में रहे थे ये? तो शंभू सिंह के भी दरबार में ये रहे थे और सज्जन सिंह के भी दरबार में ये रहे थे। कई बार पूछा जाता है कि इनको कौन सी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने? इनको दी थी केसर ए हिंद की उपाधि। राजस्थानी जो साहित्यकार एकमात्र ऐसे लेखक है जिनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। इसके अलावा वीर विनोद है, ये वीर विनोद के अंदर कहाँ का इतिहास लिखा गया है? तो ध्यान रखना, मेवाड़ के शासकों का। कहाँ का लिखा गया है दोस्तों? मेवाड़ के शासकों का इतिहास लिखा गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास को और क्या कहा जाता है? इनको कवि राजा की भी उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कवि राजा की उपाधि भी दी गई है। इसके अलावा इनको क्या कहा गया है? महाराजोपाध्याय। महाराजोपाध्याय की उपाधि भी इन्हें दी गई है। तो ये राजस्थान के वीर विनोद के रचयिता थे, वो थे किन? श्यामल दास महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी भी रह चुके हैं। केसर ए हिंद की शायद उपाधि दे रखी है। मेवाड़ का इतिहास लिखा था, कवि राजा की उपाधि थी। महाराजा उपाध्याय की भी इनको क्या दी गई है? उपाधि दी गई। तो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसपास बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा की है दोस्तों। इसी तरह नए नए प्रश्नों और नए नए कंसेप्ट के साथ अपन नए वीडियो में मिलते हैं। तो आज ही नए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।